वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 70 है। जो 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं उसमें अगला टॉपिक आ जाइए। भारत में यूरोपियों का प्रवेश और अंग्रेजों की विजय। जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है सीरीज, किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, बक्सर की लड़ाई के परिणाम के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सत्य होगा। देखिए, इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया। क्लाइव को दोबारा बंगाल का गवर्नर बनाया गया और अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को कोरा और इलाहाबाद जिले जीत कर दिए। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। तीनों के तीनों सही है। डी है इसका आंसर, 1 2 3। देखिए, बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया। इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया और अवध भी उनकी दया का मोहताज हो गया। 1765 में क्लाइव को यानी रॉबर्ट क्लाइव को पुनः बंगाल का गवर्नर बनाकर वापस लाया गया। उसने बंगाल में सत्ता पाने और शासन के सारे अधिकार नवाब से छीनकर कंपनी को दे दिए। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया और इस तरह बंगाल के ऊपर कंपनी के नियंत्रण को कानूनी मान्यता मिल गई, क्योंकि मुगल बादशाह अभी भी साम्राज्य का नाम मात्र का प्रमुख था। बदले में कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए दिए और उसे कोरा और इलाहाबाद जिले भी जीत कर दिए। तो तीनों के तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण की नीति के प्रमुख उद्देश्य थे। भारत में ब्रिटेन निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना, भारतीय सहयोगी राजाओं से छुटकारा पाना और भारत में ब्रिटेन के उद्योग के लिए कपास के रूप में कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं इंग्लिश में, उसके तीनों प्रमुख कारण थे। 1 2 3। डी है इसका आंसर। देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने भारत आते ही घोषणा की थी कि भारत के सभी देशी राज्यों का खात्मा अब कुछ समय की बात है। उसकी नीति का उद्देश्य भारत में ब्रिटेन द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना था। दूसरे साम्राज्यवादी आक्रमणकारियों की तरह डलहौजी को भी विश्वास था कि भारत के देशी राज्यों के लिए ब्रिटेन का निर्यात इसलिए घट रहा था कि इन राज्यों के भारतीय शासक उनका शासन ठीक से नहीं चला रहे हैं। इसके अलावा वह समझता था कि भारतीय सहयोगी भारत में ब्रिटिश विजय में जितने सहायक हो सकते हैं उतने हो चुके हैं। अब उनसे छुटकारा पाने में ही लाभ है। डलहौजी का अवध पर नियंत्रण का कारण लालच था, क्योंकि अवध अपनी बेपनाह दौलत के साथ मैनचेस्टर में तैयार मालों के लिए अच्छा बाजार बन सकता था और ऐसे ही कारणों के जरिए कच्चे कपास की ब्रिटेन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डलहौजी ने 1853 में निजाम से बरार का कपास उत्पादन प्रांत ले लिया था। अंग्रेजों द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया? किसका किया गया? अवध का। देखिए, लॉर्ड डलहौजी की निगाहें अवध के साम्राज्य को हड़पने पर लगी थी। अवध के नवाब के कई उत्तराधिकारी थे, इसलिए उस पर राज्य विलय का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता था। अंत में डलहौजी ने अवध की जनता की दशा सुधारने के विचार का सहारा लिया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अपना शासन ठीक ढंग से नहीं चलाया तथा सुधार करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद अवध राज्य को 1856 में हड़प लिया डलहौजी ने, राज्य हड़प नीति के तहत। लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य बना? ये बना सतारा सबसे पहले। ठीक है, अवध को हड़पा उन्हें 1856 में और सतारा को 1848 में। ठीक है, इसके बाद जैतपुर को, संभलपुर को, बरार को, उदयपुर को, झांसी को, नागपुर को और करौली को। ये क्रम भी पूछ लेता है। निम्नलिखित में से किसने राज्य विलय का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया? प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, तो डलहौजी उत्तर है इसका। ठीक है, सहायक संधि पूछ ले तो वेलेजली की है और राज्य विलय का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति डलहौजी की।
लॉर्ड डलहौजी ने देसी राज्यों के अधिग्रहण के लिए जिस साधन का सहारा लिया वह था राज्य विलय का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य हड़प नीति। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा, जैसा कि सदियों से इस देश में परंपरा चली आ रही थी। इसके बजाय क्या होगा, अगर उत्तराधिकारी गोद लेने के एक अधिकार को पहले से अंग्रेज अधिकारियों की सहमति प्राप्त नहीं होगी तो वह राज्य ब्रिटिश राज्य में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के डर से किस राज्य का अधिग्रहण किया? अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के डर से सिंध राज्य का अधिग्रहण किया। देखिए 19वीं सदी में यूरोप और एशिया में अंग्रेजों और रूसियों की शत्रुता बढ़ रही थी और अंग्रेजों को डर था कि अफगानिस्तान या फारस के रास्ते रूसी भारत पर हमला कर सकते हैं। सिंध की विजय इसी का परिणाम थी। रूस को रोकने की ब्रिटिश सरकार की नीति तभी सफल होगी जब सिंध को ब्रिटिश नियंत्रण में लाया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हैदराबाद के निजाम ने। लॉर्ड वेलेजली ने 1798 और 1800 में हैदराबाद के निजाम के साथ सबसे पहले सहायक संधि की। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजघाट की संधि की? इंदौर के होलकर से। देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डरों को पता चला कि युद्ध के जरिए प्रसार की नीति बहुत महंगी पड़ रही है तथा उनका मुनाफा कम हो रहा है, तब कंपनी के डायरेक्टरों तथा ब्रिटिश राजनेताओं के आगे प्रसार रोक देने, फिजूल खर्च बंद करने और भारत में ब्रिटेन की उपलब्धियों को सुरक्षित करने का फैसला किया। इसलिए बेलजी को भारत से वापस बुला लिया गया और कंपनी ने 1806 में राजघाट की संधि के द्वारा होलकर के साथ शांति स्थापित करके उनके राज्य का एक बड़ा भाग वापस कर दिया। सालवाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। बी है इसका आंसर। देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो सालवाई की संधि के साथ स्थगित हुआ। इस युद्ध में किसी की जीत नहीं हुई, किंतु अंग्रेज इससे 20 वर्षों के लिए मराठों की तरफ से निश्चिंत हो गए। इस समय मराठा भारत की सबसे बड़ी शक्ति थी जो ब्रिटिश कंपनी को चुनौती दे सकती थी। इसके अलावा सालवाई की संधि के कारण अंग्रेज मैसूर पर दबाव डालने में सफल रहे, क्योंकि मराठों ने उनसे वादा किया कि वे हैदर अली से अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने में अंग्रेजों की सहायता करेंगे। इस प्रकार अंग्रेज एक बार फिर भारतीय शासकों में फूट डालने में सफल रहे। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज जोड़ सकते हैं। फुल टेस्ट सीरीज PDF फॉर्मेट में है। पेड टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10वां प्रश्न है, सहायक संधि प्रणाली या प्रथा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? एक ही गलत होगा, 3 सही होंगे। इस प्रथा में शामिल सहयोगी राज्यों को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी। इस प्रणाली में शामिल देसी राज्य किसी पड़ोसी राज्य में कूटनीतिक संबंध बनाने तथा विदेशी विशेषज्ञ रखने का अधिकार खो देता था। सहायक संधि प्रथा में सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भंग कर दी गईं। मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य का एक भाग कंपनी को दे दिया। देखिए मैसूर तो कभी तैयार ही नहीं हुआ था अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने के लिए, गलत है, वो लड़ता रहा। डी है इसका आंसर। वेलेजरी द्वारा आरंभ की गई सहायक संधि प्रथा की नीति के अनुसार सहयोगी भारतीय राज्यों के शासकों को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी तथा उसके रखरखाव के लिए अनुदान देना पड़ता था। सहायक संधि के अनुसार आमतौर पर भारतीय शासक को यह भी मानना पड़ता था कि वह अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगा तथा अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेगा। ठीक है। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करके कोई भी भारतीय राज्य अपनी स्वाधीनता लगभग गंवा ही बैठता था। वह आत्मरक्षा, कूटनीतिक संबंध बनाने और विदेशी विशेषज्ञ रखने तथा पड़ोसियों के साथ आपसी झगड़े के अधिकार को खो बैठता था। वास्तव में
उस भारतीय शासक की बाहरी मामलों में सारी संप्रभुता समाप्त हो जाती थी। इस प्रथा के कारण सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भंग कर दी गईं, लाखों सैनिक और अधिकारी अपनी पैतृक जीविका से वंचित हो गए, जिससे देश में बदहाली और गरीबी फैल गई। चौथा स्टेटमेंट, मैसूर का टीपू सुल्तान कभी सहायक संधि के लिए तैयार ही नहीं हुआ, बल्कि वह अंग्रेजों के साथ अपने अवश्यंभावी युद्ध के लिए अपनी सेना को लगातार मजबूत बनाता रहा। तो डी गलत है। 11वां प्रश्न है, बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली ने भारत में अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए? सहायक संधि प्रथा अपनाई, बिल्कुल। खुला युद्ध, पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों के इलाकों को हड़पना, ये भी किया उसने। राज्य विलय का सिद्धांत, ये तो डलहौजी का था ना, तो ये तो होगा नहीं। तो जहाँ जहाँ 4 है वो तो होगा नहीं। 1 2 3 सी है इसका आंसर। ठीक है। भारत में ब्रिटिश सेना का दूसरा सबसे बड़ा प्रसार वेलेजली 1798 से 1805 के काल में हुआ। वेलेजली ने फैसला किया कि जितने अधिक भारतीय राज्य संभव हों ब्रिटिश नियंत्रण में लाए जाएं। अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लॉर्ड वेलेजली ने 3 उपायों का सहारा लिया: सहायक संधि प्रथा, खुला युद्ध और पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों के इलाकों को हड़पना। चलिए 12वां प्रश्न है, वॉरेन हेस्टिंग के समय 1775 से 1782 तक भारत में ब्रिटिश शक्ति के लिए अशुभ घड़ी थी। इसका प्रमुख कारण था अंग्रेजों का मराठा, मैसूर और हैदराबाद के निजाम के गठजोड़ के विरुद्ध सामना करना, और अमेरिकी जनता का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना, और अंग्रेजों का बंगाल पर से नियंत्रण का समाप्त होना। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग के समय 1775 से 1782 तक भारत में ब्रिटिश शक्ति के लिए अशुभ घड़ी थी। पहला और दूसरा, तीसरा वाला नहीं है। डी है इसका आंसर। 1775 से 82 तक का जो समय है भारत में ब्रिटिश शक्ति के लिए बहुत अशुभ घड़ी थी। सभी मराठा सरदार पेशवा नाना फडणवीस की ओर से एक हो गए। दक्षिण भारत के शासक भी अपने बीच अंग्रेजों की उपस्थिति से चिढ़े हुए थे, और इस घड़ी का फायदा उठाकर हैदर अली और निजाम ने कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस तरह अब अंग्रेजों को मराठों, मैसूर और हैदराबाद के शक्तिशाली गठजोड़ का सामना करना पड़ा। देखिए, 1776 में अमेरिकी जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और इस लड़ाई में अंग्रेजों की लगातार हार हो रही थी। फ्रांसीसी अपने प्रतिद्वंदियों की इन कठिनाइयों का फायदा उठाना चाहते थे, और उसका भी मुकाबला अंग्रेजों को करना पड़ रहा था। 13वां प्रश्न है, बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी की लगातार पूंजी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदना और इसे विदेशों में बेचना, कंपनी द्वारा सैन्य आधुनिकीकरण में खर्च किया गया धन, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार से अर्जित धन, बंगाल में कृषि के विकास में लगाया गया धन। कोई एक ही सत्य है इसमें। बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी की लागत पूंजी के संबंध में जो सत्य कथन है वो पहला वाला ही है। बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदना और इसे विदेशों में बेचना। देखिए, बंगाल में प्रशासन की दोहरी या द्वैध व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के पदाधिकारियों ने बंगाल की संपदा को दोनों हाथों से लूटा। कंपनी के भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना बंद कर दिया। ठीक है, कंपनी ने भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना बंद कर दिया। इसके स्थान पर बंगाल से प्राप्त राजस्व से ही भारतीय माल खरीदते और इसे विदेशों में बेचते। इस धन को कंपनी की लागत पूंजी समझा जाता था। इसे कंपनी के लाभ के रूप में स्वीकार किया जाता था। किस लड़ाई के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक स्वामी बन गई? वो थी बक्सर की लड़ाई। देखिए, बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक स्वामी बन गई, और दीवान के रूप में कंपनी सीधे राजस्व वसूलने लगी। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, यहाँ पर कौन सा इसमें सत्य होगा? पुर्तगालियों ने जब गोवा पर अधिकार किया था तब वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, और 16वीं सदी के आरंभ में पुर्तगालियों ने फारस में स्थित हरमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर कब्जा कर लिया था।
दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में कब्जा करने के कारण पुर्तगालियों को मुगलों के साथ संघर्ष करना पड़ा। देखिए, पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दक्षिण भारत तक तो मुगल साम्राज्य फैला ही नहीं था, तो पुर्तगालियों को क्यों मुगल से लड़ेंगे पुर्तगाली? तो जहां जहां 3 है वो गलत है, केवल पहला और दूसरा सही है। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। उस समय वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, और इस समय फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर मलाया तक स्थित मलक्का और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर पुर्तगालियों ने अधिकार जमा लिया। पुर्तगालियों ने भारत के तटीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। चूंकि दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए मुगलों की ताकत का सामना उनको नहीं करना पड़ा। तो तीसरा वाला कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 18वीं सदी में कंपनी के द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी या द्वैध व्यवस्था के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था। ये कैसे हो जाएगा? प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों पर था। ये भी गलत है। गलत पूछा तो दूसरा तीसरा गलत है, पहला सही है केवल। देखिए, पहला वाला सही है, क्योंकि बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक स्वामी बन गई। दीवान के रूप में कंपनी सीधे राजस्व वसूलने लगी। पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है, क्योंकि कंपनी को बंगाल में उप सूबेदार नामांकित करने का अधिकार मिल गया। इस तरह कंपनी का पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित हो गया, ना कि नवाब के पास। इस व्यवस्था को दोहरी या द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी का सत्ता पर तो पूरा अधिकार हो गया, जबकि उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। प्रशासन का दायित्व नवाब और उसके पदाधिकारियों पर था, परंतु इनका निर्वाह करने की शक्ति उनके पास नहीं थी। चलिए, 1764 के बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किन शासकों का गठजोड़ था? एक तो शुजाउद्दौला है, और दूसरा शाह आलम द्वितीय है, और तीसरा है मीर कासिम। मीर जाफर मत लगा दीजिएगा, यही बात अटकती है। शुजाउद्दौला याद रह जाता है, शाह आलम द्वितीय याद रह जाता है, लेकिन मीर जाफर हो जाता है मीर कासिम की जगह। ठीक है, मीर कासिम है ना कि जाफर। देखिए, अंग्रेजों के साथ अनेक लड़ाइयों के बाद कंपनी ने 1763 में मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया। तब वह अवध भाग गया, जहां उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और भगोड़े मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ समझौता कर लिया। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने इन तीनों को सम्मिलित सेना इन तीनों की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 18वां प्रश्न, 3 कथन। मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने बंगाल के आंतरिक व्यापार पर लगने वाले सभी महसूल यानी कर समाप्त कर दिए। मीर कासिम ने यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी करने का प्रयास किया। ये तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। ठीक है, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार करने का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हुआ था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए थे। तो बिहार तो है नहीं, एक और दो केवल। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए थे। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, और फिर उससे अपना इनाम मांगने लगे। कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार मिल गया। कंपनी को कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी भी मिली। प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? कंपनी के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना, कलकत्ता आने वाले भारतीय माल पर कंपनी के द्वारा भारी महसूल यानी कर लगाना, सिराजुद्दौला के द्वारा कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा करना।
कौन कौन से हैं इसमें? पहला है, दूसरा है, तीसरा भी है, तीनों के तीनों हैं, तो डी है इसका आंसर। चलिए एक अगला प्रश्न है। 1717 में मुगल सम्राट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए शाही फरमान से कौन से अधिकार प्राप्त हुए? कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान के आयात निर्यात की छूट प्राप्त हो गई। भारतीय व्यापारियों एवं कंपनी के कर की दर को एक समान कर दिया गया। कलकत्ता से होने वाले व्यापार पर कर वसूलने का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया। क्या कलकत्ता से होने वाले व्यापार पर कर वसूलने का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया था क्या? 1717 में मुगल सम्राट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए शाही फरमान से कौन से अधिकार प्राप्त हुए? पहला और दूसरा ही है केवल, ठीक है, तीसरा वाला नहीं है। कलकत्ता से होने वाले व्यापार पर कर वसूलने का अधिकार कंपनी को प्राप्त नहीं हुआ। देखिए 1717 में मुगल सम्राट के एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को बहुमूल्य विशेषाधिकार मिले। इस फरमान के अनुसार कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान का आयात निर्यात करने की आज़ादी प्राप्त थी। इन मालों की आवाजाही पर पास या दस्तक जारी करने का अधिकार था। कंपनी के कर्मचारियों को भी निजी व्यापार की छूट थी, हालांकि उनको फरमान की सुरक्षा प्राप्त न थी। ठीक है, उनको वही कर देने पड़ते थे जो भारतीय व्यापारियों को देने पड़ते थे। यह फरमान कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच झगड़े की मूल वजह बन गया, और इससे एक तो बंगाल की सरकार को राजस्व की हानि होती थी, तो दूसरे कंपनी के कर्मचारी दस्तक का दुरुपयोग निजी व्यापार के कर न चुकाने के लिए करते थे। 22वां प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? इसका उत्तर है प्लासी का युद्ध। देखिए भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ 1757 के प्लासी के युद्ध से माना जाता है। इस युद्ध में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 1 2 3 ABCD बनाकर, इंपॉर्टेंट है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री को किस स्थान पर स्थापित किया था? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में, लेकिन अगर वो दक्षिण भारत करके पूछ ले तो मसूलीपट्टनम उत्तर है उसका। दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोली। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अंग्रेजों ने बम्बई को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। देखिए अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री, दक्षिण भारत कोड करके पूछ रहा है, कोचीन में नहीं, मसूलीपट्टनम में। कोचीन केरल में है, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और पहला वाला, अंग्रेजों ने बम्बई को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया था क्या? दोनों गलत हैं क्या ये? दोनों गलत हैं, पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। ठीक है, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, डी है इसका आंसर फिर। देखिए जब इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की तो पुर्तगालियों ने उसे बम्बई का द्वीप दहेज में दे दिया। बम्बई के रूप में अंग्रेजों को एक बड़ा और आसानी से रक्षा कर सकने योग्य बंदरगाह प्राप्त हुआ। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, जो जगह वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है, 1611 में स्थापित की। 25वां प्रश्न है, कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1605 में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी कराने में सफल रहा? इसका उत्तर है सर टॉमस रो, ऑप्शन नंबर बी। 1599 में मर्चेंट
एडवेंचर्स नाम से जाने जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई। इसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। कंपनी के कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा गया। परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान मिलने के बाद पश्चिमी तट की अनेक जगहों पर अंग्रेज कंपनी को फैक्ट्रियां खोलने की आज्ञा मिल गई और इस समय व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इतना तो यहाँ तक हो गया। अब जहांगीर पर आ जाइए। देखिए, अंग्रेज इस छूट से संतुष्ट नहीं थे। 1615 में सर टॉमस रो मुगल दरबार पहुंचा। टॉमस रो मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला शाही फरमान जारी कराने में सफल रहा। तो उत्तर बी है। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। चलिए, 26वां प्रश्न है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित फैक्ट्री के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्रियों में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था और इन्होंने मद्रास फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का एक किला बनाया। देखिए, अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित फैक्ट्रियां थी उनमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता था उस समय। ठीक है, कर्मचारी रहते थे उसमें, सोते थे। दूसरा वाला सही है केवल। पहला कथन असत्य है क्योंकि 16वीं-17वीं शताब्दी में कंपनी की कोई भी फैक्ट्री एक किलाबंद जैसा क्षेत्र होती थी, जिसके भीतर गोदाम, दफ्तर और कंपनी के कर्मचारियों के लिए घर होते थे। इन फैक्ट्रियों में उत्पादन का कोई कार्य नहीं होता था। ठीक है, नाम फैक्ट्री, उत्पादन हो ही नहीं रहा। गोदाम है, दफ्तर बना रखे हैं, कर्मचारियों के लिए घर हैं। दूसरा वाला सही है क्योंकि 1639 में मद्रास के राजा से अंग्रेजों ने पट्टा ले लिया। राजा ने उस जगह की किलेबंदी करने, उसका प्रशासन चलाने और सिक्के ढालने की अनुमति इस शर्त पर दी कि मद्रास बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा भाग राजा को दिया जाएगा। यहाँ अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द एक छोटा सा किला बनाया जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। तो दूसरा वाला सही है केवल। 27वां प्रश्न है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी। यही गलत है। यही गलत है। दूसरा और तीसरा सही है। देखिए, पहला वाला असत्य है क्योंकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह फ्रांस सरकार पर निर्भर थी, जो अनुदान, कर्ज और दूसरी सुविधाएं देकर उसकी सहायता करती रहती थी। फलस्वरूप उस पर सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण था। 28वां प्रश्न है और शायद यही अंतिम प्रश्न हो। 16वीं सदी के यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस जैसे व्यापारिक देशों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ कड़ा संघर्ष छेड़ दिया। इस सदी के उत्तरार्ध में इंडोनेशिया के व्यापार पर फ्रांस का एकाधिकार स्थापित हो गया। भारत, श्रीलंका और मलाया के व्यापार पर अंग्रेजों ने अधिकार जमा लिया। डचों की दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के मसालों के द्वीपों पर थी। डचों की। देखिए, बिल्कुल पहला वाला सही है। इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस जैसे व्यापारिक देशों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ कड़ा संघर्ष छेड़ दिया। भारत, श्रीलंका और मलाया के व्यापार पर अंग्रेजों ने अधिकार जमा लिए, ये भी ठीक है। और डचों की दिलचस्पी भारत में नहीं थी बल्कि इंडोनेशिया के मसाले के द्वीप पर थी। चूंकि डचों की दिलचस्पी इंडोनेशिया के मसाले के द्वीपों पर थी, तो इंडोनेशिया के व्यापार पर फ्रांस का नहीं बल्कि डचों का एकाधिकार हो गया, इसलिए बी गलत है। ठीक है। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस जैसी उभरती हुई व्यापारिक शक्तियों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष छेड़ दिया। इस संघर्ष में स्पेन और पुर्तगाल की हार हुई। दूसरा वाला गलत है क्योंकि इंडोनेशिया पर डच का व्यापारिक एकाधिकार हो गया। डचों की खाल दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइलैंड जैसे द्वीपों में थी, जहाँ मसाले खूब पैदा होते थे। और भारत पर, श्रीलंका पर और मलाया पर तो भाई अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था।
200 साल तक राज किया। तो इस टॉपिक से निकलते हैं ये 28 प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लोगे तो ABCD वाले तो ऐसे सही हो जाएंगे। इन सभी टेस्ट की आप PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF पेड है। ये नंबर इस पर व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। छोटा सा अमाउंट है, 199 का 1 टाइम पेमेंट है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन।